नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश और उसमें दो भौतिक प्रदेशों की चर्चा अपन ने कर ली। एक तो उसमें अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा आपने और एक पढ़ी अरावली। अब बात करेंगे दोस्तों पूर्वी मैदान की। वैसे पूर्वी मैदान में भी मोटा मोटी जो बातें थी वो अपन ने तुलनात्मक जब चारों भौतिक प्रदेशों को पढ़ा था उस समय की थी दोस्तों, कि ये पूर्वी मैदान है ये किस प्राचीन भूआकृति का भाग है या भूसंति का भाग है। तो हमने वहाँ चर्चा की थी कि आज जहाँ अपना पूर्वी या उत्तरी पूर्वी मैदानी जो भाग है राजस्थान का, वहाँ प्राचीन काल में 33 सागर नामक भूसंति थी। फिर बात की कि ये भारत के किस भौतिक प्रदेश का भाग है, तो इसे उत्तर के विशाल मैदान में अपन शामिल करते हैं। और राजस्थान का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वो तो गंगा यमुना के मैदान का ही भाग माना जाता है दोस्तों। फिर बात की थी कि ये जो पूर्वी मैदान है ये राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है। तो वहाँ आपने पढ़ा था कि संपूर्ण राजस्थान के 23% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। फिर यहाँ रहने वाली आबादी का प्रतिशत भी आपने जाना था दोस्तों। राज्य की कुल आबादी का लगभग 39% जो भाग है वो पूर्वी मैदान में निवास करता है। अब देखिए जो अपना पूर्वी मैदानी भाग है जिसका संपूर्ण विस्तार अपनी अरावली के पूर्व में है, राजस्थान के मानचित्र में इस मैदान की निरपेक्ष स्थिति के आधार पर दोस्तों इसे अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो उत्तरी पूर्वी मैदान जो निरपेक्ष रूप से राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, और एक दोस्तों राजस्थान के मानचित्र के दक्षिणी भाग में जो माही नदी द्वारा निर्मित मैदान है उसे आप दक्षिणी मैदान भी कह सकते हैं। तो अगर अपन बात करें कि पूर्वी मैदान को राजस्थान के मानचित्र में निरपेक्ष स्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो साथियों से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आपका उत्तरी पूर्वी मैदान और दूसरा है दक्षिणी मैदान। अब सबसे पहले तो बात अपनी यहाँ करेंगे दोस्तों कि ये जो मैदानी भाग हैं इनका निर्माण कैसे हुआ है। तो ये मैदानी भाग वास्तव में नदी बेसिन का रूप है। अब सवाल यहाँ पर यह आ गया कि नदी बेसिन कहते किसे हैं। तो दोस्तों किसी नदी के द्वारा निर्मित मैदान को ही नदी बेसिन कहा जाता है। तो कहने का मतलब अपने जो मैदानी भूभाग हैं इनका निर्माण नदी बेसिन से हुआ है। और यहाँ पर हम उन नदी बेसिन की ही चर्चा करेंगे कि जो उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग है उसमें तो कौन कौन से नदी बेसिन शामिल हैं, और जो दक्षिणी मैदानी भाग है उसमें कौन सा नदी बेसिन शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपना उत्तरी पूर्वी मैदान है ना, इसमें हम मुख्यतः 3 नदी बेसिन का अध्ययन करेंगे। एक तो है आपका चंबल नदी बेसिन, दूसरा है दोस्तों बनास बेसिन, और तीसरा है दोस्तों बाणगंगा बेसिन। और जो आपका ये दक्षिणी मैदानी भाग है इसमें एक नदी बेसिन की बात करेंगे, वो है आपका माही नदी बेसिन। तो यानी पूर्वी मैदान के अंतर्गत हमें 4 नदी बेसिन का अध्ययन करना है। पहले आप दोस्तों इनके बारे में देखिए। जो उत्तरी पूर्वी मैदान के भाग हैं, चंबल नदी है ये आपको पता है यमुना की सहायक है, बनास है ये चंबल की सहायक है, और बाणगंगा जो वर्तमान में आंतरिक प्रवाह का प्रदर्शन करती है दोस्तों ये भी यमुना की सहायक नदी है। कहने का मतलब अपने राजस्थान का जो उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग है ये गंगा या यमुना की सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। यही कारण है कि कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के किस भूभाग को गंगा यमुना के मैदान का भाग माना जाता है। तो याद रखें दोस्तों उत्तरी पूर्वी जो अपना मैदानी भाग है इसे गंगा यमुना के मैदान का भाग मानते हैं।
एक बार यहाँ तक दोबारा देखें। पूर्वी मैदान को राजस्थान के मानचित्र में निरपेक्ष स्थिति के आधार पर अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक उत्तरी पूर्वी मैदान और एक कौन सा, दक्षिणी मैदान। उत्तरी पूर्वी मैदान का निर्माण मुख्य रूप से किन नदी बेसिन से हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर अपन ने 3 नदी बेसिन की बात की है, एक चंबल नदी बेसिन, दूसरा बनास नदी बेसिन और तीसरा बाणगंगा नदी बेसिन। और जो दूसरा भाग है आपका दक्षिणी मैदान, इसमें अपन ने एक नदी बेसिन की बात की है दोस्तों, वो है माही नदी बेसिन। यहाँ अपन इन नदी बेसिन को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो उत्तरी पूर्वी मैदान के नदी बेसिन और फिर बात करेंगे अपन दक्षिणी मैदान यानी माही नदी बेसिन के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों चंबल बेसिन के बारे में। चंबल नदी बेसिन पढ़ें तो यानी चंबल नदी के मैदान की अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि नदी बेसिन का अभिप्राय आपको बताया नदी द्वारा निर्मित मैदान होता है। तो अगर आपको चंबल का मैदान पढ़ना है तो दोस्तों हमें इसके अपवाह को समझना होगा, इसके प्रवाह को समझना होगा कि ये नदी राजस्थान में कहाँ कहाँ से किन किन जिलों से होकर प्रवाहित होती है और किन किन जिलों में अपने मैदान का निर्माण करती है। तो पहले अपन चंबल नदी के प्रवाह को समझें। दोस्तों मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में महू क्षेत्र में है जानापाव की पहाड़ियां। जो विंध्याचल का भाग है मध्य प्रदेश में पड़ती हैं ये, और विंध्याचल का भाग है। यहां से चंबल नदी का उद्गम होता है दोस्तों समुद्र तल से लगभग 616 मीटर ऊंचाई से, और लगभग 315 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। अगर राजस्थान में प्रवेश की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में यह है 84गढ़ के समीप चित्तौड़ जिले से प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश का भाग है 84गढ़, उस 84गढ़ के समीप यह है चित्तौड़ जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान में प्रवेश की, और राजस्थान में प्रवेश दोस्तों कहाँ से है इसका? मध्य प्रदेश में 84गढ़ के समीप चित्तौड़ जिले से। चित्तौड़ में ये राजस्थान में प्रवेश करने के बाद दोस्तों सबसे पहले मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से होकर प्रवाहित होती है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली का भाग नहीं है दोस्तों, वो विंध्याचल का भाग मानी जाती हैं। और उन मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का जो ढाल है ना, वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। और आपको पता है कि कोई भी नदी किसी भूभाग से प्रवाहित होती है तो उसका जल ढाल की तरफ प्रवाहित होता है। यदि ये मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से बहती है और उनका ढाल दक्षिण से उत्तर में है तो दोस्तों ये राजस्थान में प्रवेश करने के बाद दक्षिण से उत्तर में प्रवाहित होती है। सबसे पहले जो इसका प्रवाह है वो चित्तौड़ जिले में आ गया आपका। चित्तौड़ के बाद ये कोटा जिले से प्रवाहित होती है, फिर बूंदी जिले से, फिर पुनः कोटा जिले में, और फिर कोटा और सवाईमाधोपुर की सीमा पर दोस्तों सवाईमाधोपुर का पालिया गांव है। उसके बाद ये मैदानी भाग से प्रवाहित होती है, और मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद मैदानी भाग का जो ढाल है उसके अनुरूप बहती है। और याद रखना दोस्तों अपना जो उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग है उसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, क्योंकि जो उत्तरी पूर्वी मैदान की नदियां हैं वो आपने पढ़ी, चाहे आगे पढ़ेंगे अपना पौतंत्र में, तो वहाँ आप देखोगे कि ये ज़्यादातर जो पूर्वी मैदान की नदियां हैं वो अरावली से निकलकर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसका मतलब मैदान का ढाल दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो यहाँ मैदान में प्रवेश करने के बाद चंबल नदी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, और सवाईमाधोपुर के बाद करौली और धौलपुर जिलों से बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में स्थान है मुरादगंज, वहाँ जाकर के यह यमुना नदी में मिल जाती है। यह आपकी यमुना नदी आ गई इधर।
तो राजस्थान में जो ये नदी है इसके प्रवाह की अपन बात करें तो चंबल नदी राजस्थान में दोस्तों 6 जिलों से प्रवाहित हो रही है। और वो 6 जिले हैं कौन से? पहला जिला आपका आ गया चित्तौड़, दूसरा जिला है दोस्तों कोटा, तीसरा यहाँ पर है बूंदी, चौथा जिला है यहाँ पर दोस्तों सवाई माधोपुर, तीसरा यहाँ आ जाएगा आपका करौली, और चौथा जिला आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर धौलपुर। तो यदि अपन चंबल नदी के प्रवाह को देखें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि चंबल नदी का जो मैदान है वो 6 जिलों में फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों याद रखना, अगर प्रश्न आ जाए कि चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों से होकर बहती है, तब तो आपका जवाब सही है, 6 जिलों से होकर बहती है। और वो 6 जिले चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, चित्तौड़ जिले में चंबल नदी है वो पर्वतीय भाग से प्रवाहित होती है, और पर्वतीय प्रवाह के दौरान सामान्यतः नदी द्वारा बेसिन यानी मैदान का निर्माण नहीं होता। इसका मतलब चंबल नदी चित्तौड़ से बहती तो है लेकिन वहाँ मैदान नहीं बनाती। चंबल के बेसिन का विस्तार दोस्तों 5 ही जिलों में है, और वो 5 जिलों में पहला जिला है आपका कोटा, दूसरा जिला है आपका बूंदी, तीसरा जिला है आपका सवाई माधोपुर, चौथा जिला है दोस्तों आपका करौली, और 5वां जिला जो है वो धौलपुर है। तो सबसे पहले तो आप चंबल बेसिन के विस्तार को जान लें। कितने जिलों में विस्तार है दोस्तों? 5 जिलों में। और वो 5 जिले हैं कौन कौन से? कोटा और बूंदी। आपको पता है दोस्तों, कोटा बूंदी हैं वो दोनों कोटा संभाग के जिले हैं। तो यदि मान लो प्रश्न जिलों के बजाय संभाग के विस्तार को लेकर आ जाए तो एक तो चंबल बेसिन का विस्तार कौन से संभाग में हो गया? कोटा संभाग में, और उनके कौन कौन से जिलों में? कोटा और बूंदी में। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर जो ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले हैं ना, ये भरतपुर संभाग के जिले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो चंबल नदी है इसके द्वारा बनने वाला जो मैदान है वो कुल 5 जिलों में अर्थात 2 संभागों में फैला हुआ है। और वो 2 संभाग हैं, एक तो आपका कोटा संभाग और दूसरा है दोस्तों भरतपुर संभाग। अब प्रवाह वाला भी देख लें आप। प्रवाह इसका 6 जिलों से है, जिनमें एक ऐसा जिला है जहां से पर्वतीय प्रवाह के कारण ये मैदान नहीं बना रही, और वो चित्तौड़ जिला है दोस्तों। ये चित्तौड़ उदयपुर संभाग का जिला है। इसका मतलब ये हुआ कि चंबल नदी है ना, ये आपके 3 संभागों के 6 जिलों से होकर तो बहती है, लेकिन मैदान 2 संभागों के 5 जिलों में बनाती है। और वो 5 जिले कौन कौन से? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर हैं। अब इसके बाद अपन दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो चंबल बेसिन है, चंबल का मैदान है, इसका धरातलीय स्वरूप कैसा है। तो दोस्तों चंबल नदी का जो मैदान है वो एक ढालू मैदान के रूप में है, और ढाल भरा होने के कारण दोस्तों जब वर्षा का जल होता है ना, वो ढाल के कारण तीव्र वेग से बहता हुआ जब प्रवाहित होता है तो गहरी नाली का निर्माण करके मिट्टी का अपरदन करता है। दोस्तों ऐसे अपरदन को अवनालिका अपरदन कहा जाता है। कहने का मतलब अपना जो चंबल नदी बेसिन है वो अवनालिका अपरदन से प्रभावित है। और कई बार ये प्रश्न भी आता है दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? तो वो आपकी चंबल नदी है। और अवनालिका अपरदन का अभिप्राय क्या होता है? तो ढाल भरे भागों से जब जल प्रवाहित होता है तो गहरी नाली का निर्माण करते हुए मिट्टी का कटाव करता है, अपरदन करता है, उसे अवनालिका अपरदन कहा जाता है। और अपना ये जो चंबल बेसिन है ये भी अवनालिका अपरदन से प्रभावित है। ठीक है। अब इस अवनालिका अपरदन के कारण क्या होता है? तो दोस्तों जब गहरी नाली का निर्माण होगा तो खड्ड भूभाग का निर्माण होगा, यानी गहरे खड्डों का निर्माण हो जाता है। और अवनालिका अपरदन के कारण जो खड्डयुक्त भूभाग बनता है उस खड्डयुक्त भूभाग को दोस्तों स्थानीय भाषा में बीहड़ कहते हैं। तो इसका मतलब चंबल नदी बेसिन में जो प्रमुख संरचना है वो बीहड़ है। क्या बनाती है चंबल नदी? बीहड़। और बीहड़ कहा किसको कहा गया है? तो दोस्तों
खड युक्त भूभाग को कहा गया है। और ये खड युक्त भूभाग किसके कारण निर्मित हुआ है, तो अवनालिका अपर्दन के कारण निर्मित हुआ है। तो देखिए इस बीहड़ भूभाग के विस्तार को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सामान्यतः बीहड़ भूभाग जहां पर चंबल मैदान बनाएगी वहां होगा, और वो 5 जिले आपके सामने हैं। बीहड़ भूमि का विस्तार कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में है। यहाँ दोस्तों इस बीहड़ भूमि के सर्वाधिक विस्तार को लेकर प्रश्न आते हैं। तो जो आपका सवाई माधोपुर जिला है, ये तो राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाला जिला कौन सा है, तो आपका जवाब होगा सवाई माधोपुर जिला है। और यदि अपन बात करें तो धौलपुर जिले को लेकर भी एक प्रश्न आता है दोस्तों, कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत बीहड़ भूमि वाला जिला कौन सा है, तो वह धौलपुर है। यह है सर्वाधिक प्रतिशत बीहड़ भूमि वाला जिला है। बीहड़ भूमि वाला जिला वो हो गया आपका धौलपुर। अब कैसे इन दोनों में अंतर समझना, सवाई माधोपुर की तुलना में धौलपुर का क्षेत्रफल कम है। तो जो कुल बीहड़ भूभाग है वो तो अगर अपन हेक्टेयर में देखें तो सबसे ज़्यादा सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, लेकिन धौलपुर जिले का क्षेत्रफल कम है। इसलिए भले ही वहाँ पर बीहड़ भूमि सवाई माधोपुर की तुलना में कम है, लेकिन उस जिले के कुल क्षेत्रफल में दोस्तों उसका अंश अधिक है। इसीलिए यहाँ पर ये 2 प्रश्न आपको याद रखने हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बीहड़ भूमि का विस्तार तो किस जिले में, या सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाला जिला कौन सा है, तब तो आपका जवाब होगा सवाई माधोपुर। और सर्वाधिक प्रतिशत बीहड़ भूमि वाले जिले की बात होगी तो दोस्तों यहाँ आएगा जवाब आपका धौलपुर। अब ये बीहड़ युक्त भूमि जो है, क्या ये कृषि के लिए उपयुक्त होती है, तो दोस्तों याद रखना बीहड़ युक्त भूभाग कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता। कृषि के लिए एक प्रकार से ये बंजर भूमि है, क्योंकि हर वर्ष यह क्षेत्र अवनालिका अपर्दन से प्रभावित होता है। और ये बीहड़ युक्त जो बंजर भूमि है, उस बंजर भूमि को दोस्तों स्थानीय भाषा में डांग कहा जाता है, डांग प्रदेश कहते हैं। तो एक शब्दावली आपका डांग प्रदेश आ गया। डांग प्रदेश कहा किसे गया है, तो याद रखें दोस्तों बीहड़ युक्त बंजर भूमि को ही क्या कहते हैं, डांग प्रदेश कहते हैं। और इस बीहड़ भूमि का सबसे ज़्यादा विस्तार कौन से जिले में है, सवाई माधोपुर में। और सर्वाधिक प्रतिशत विस्तार किस जिले में है दोस्तों, धौलपुर जिले में है। अब इन दोनों बीहड़ भूभाग या डांग क्षेत्र के बीच में मध्यवर्ती स्थिति किसकी है दोस्तों, करौली जिले की है। डांग क्षेत्र में मध्यवर्ती स्थिति वाला अगर जिला देखें तो वो आपका कौन सा हो गया दोस्तों, करौली। इसलिए करौली को डांग की रानी भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है दोस्तों ये कि डांग की रानी किस जिले को कहा गया है, तो याद रखें डांग की रानी करौली जिले को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, डांग प्रदेश में मध्यवर्ती स्थिति होने के कारण इसे डांग की रानी कहा गया है। दोबारा एक बार मोटा मोटी रिवाइज कर लेते हैं। चंबल नदी बेसिन का विस्तार 5 जिलों में है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, अर्थात 2 संभागों में फैला हुआ है, कोटा और भरतपुर संभाग। कोटा बूंदी कोटा संभाग के जिले हैं, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर हैं वो भरतपुर संभाग के ज़िले हैं दोस्तों। चंबल नदी बेसिन है वो एक ढालू मैदानी भाग है और यहाँ वर्षा जल है वो ढाल की ओर तीव्र वेग से जब बहता है तो नाली का निर्माण करते हुए मिट्टी का अपर्दन करता है, जिसे अवनालिका अपर्दन कहा जाता है। और इस अवनालिका अपर्दन के कारण खडयुक्त भूभाग बनता है। उस खडयुक्त भूभाग को बीहड़ प्रदेश कहते हैं और उस बीहड़ भूमि का सबसे ज़्यादा विस्तार है वो आपके सवाई माधोपुर जिले में है और सर्वाधिक प्रतिशत बीहड़ भूमि वाला जिला दोस्तों धौलपुर है। ये बीहड़ युक्त भूभाग है ना, ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता। इस खडयुक्त बंजर भूमि को, बीहड़ युक्त इस बंजर भूमि को दोस्तों स्थानीय भाषा में डांग प्रदेश के नाम से जाना जाता है और उस डांग प्रदेश में मध्यवर्ती स्थिति होने के कारण करौली को डांग की रानी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो बीहड़ युक्त भूभाग है ये खडयुक्त भूभाग है। इसे ज्योग्राफी की भाषा में
उत्खात स्थलाकृति भी कहते हैं। तो कई बार यदि प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में उत्खात स्थलाकृति बनाने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो दोस्तों उत्खात स्थलाकृति है वो चंबल नदी के द्वारा बनती है। याद रखें, राजस्थान में जो बीहड़ भूभाग है वो मुख्यतः चंबल नदी बेसिन का भाग है, और भारत में जो बीहड़ भूभाग है वो मुख्यतः यमुना की सहायक चंबल, केन और बेतवा नदियों द्वारा निर्मित है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि भारत में इस बीहड़ भूमि का विस्तार है ना, वो पश्चिम में चंबल नदी से लेकर पूर्व में बेतवा नदी तक है। तो चंबल और बेतवा के बीच का जो मैदानी भाग है, जो बीहड़ युक्त खड़युक्त भूभाग है, उसे भारत का बैडलैंड, बूराखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, भारत के बैडलैंड का भाग जो है वो राजस्थान में कौन सा है, तो दोस्तों वो चंबल नदी बेसिन है। ये तो बात हो गई आपके चंबल नदी बेसिन की। अब जो आपका पूर्वी मैदान है उसके दूसरे नदी बेसिन की बात करते हैं दोस्तों, और वो दूसरा नदी बेसिन है बनास नदी बेसिन। अब बनास नदी बेसिन की भी मुख्य बातें पढ़ें तो सबसे पहले इसके विस्तार की बात करेंगे, और इसका विस्तार समझने के लिए हमें बनास के प्रवाह को समझना होगा। बनास नदी है वो दोस्तों चंबल की सहायक नदी है, और इस बनास नदी का उद्गम है वो राजसमंद जिले में स्थित खमनोर की पहाड़ियों से होता है। खमनोर की पहाड़ियाँ जो कौन से ज़िले में स्थित हैं, आपके राजसमंद में, वहाँ से इस बनास नदी का उद्गम होता है। और जैसा आपने अरावली प्रदेश के समय पढ़ा था कि बनास नदी अपने उद्गम स्थल से पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए अरावली को काटती है, और अरावली को काटने वाली दो नदियाँ पढ़ी थी दोस्तों आपने। एक तो लूनी नदी जो नाग पहाड़ से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरावली को मध्य भाग से पूर्व से पश्चिम में काटती है, और दूसरी आपकी बनास नदी है जो खमनोर से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई अरावली को दक्षिणी जो भाग है उसको पश्चिम से पूर्व की तरफ काटती है। तो सबसे पहले तो ये नदी राजसमंद जिले में अरावली को काटते हुए प्रवाहित करती है। उसके बाद दोस्तों इसका प्रवाह है चित्तौड़ जिले में है, फिर चित्तौड़ के बाद ये भीलवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है। भीलवाड़ा के बाद टोंक जिले में यह नदी सर्पिलाकार मार्ग से प्रवाहित होती है दोस्तों, और टोंक के बाद सवाईमाधोपुर जिले में प्रवेश करके ये नदी है वो सवाईमाधोपुर में रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। कहने का मतलब ये चंबल की सहायक नदी है, और कहाँ पर आपस में मिलती हैं ये दोनों, तो ये सवाईमाधोपुर जिले की खंडार तहसील का भाग है दोस्तों रामेश्वर। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपकी बनास नदी का विस्तार। और जैसा आपने अब तक पढ़ा तो ये भी 6 जिलों से होकर बह रही है, और वो 6 जिले हैं कौन से। सबसे पहले यहाँ पर आपका राजसमंद जिला आ जाएगा, फिर उसके बाद इसका थोड़ा प्रवाह चित्तौड़ जिले में है। चित्तौड़ के बाद ये भीलवाड़ा जिले से होकर प्रवाहित होती है। भीलवाड़ा के बाद इसका विस्तार दोस्तों टोंक जिले में प्रवाह है। फिर टोंक के बाद लास्ट में ये सवाईमाधोपुर से बहती हुई ये आ जाएगा, इधर लिख लें अपन सवाईमाधोपुर। और यहाँ पर दोस्तों याद रखना सवाईमाधोपुर जिले में यह करौली की सीमा के नज़दीक से बहते हुए प्रवाहित हो रही है। इधर अपना करौली जिला आ जाएगा। हालांकि ये करौली से प्रवाहित नहीं होती, लेकिन करौली की सीमा के निकट से बहती है। तो अब इसके मैदान की विस्तार की बात करें कि किन किन जिलों में चंबल नदी बेसिन का विस्तार है। यहाँ बीच में आपका दोस्तों अजमेर ज़िला भी आ जाता है। अब वो देखिए, जिस प्रकार से आपने पढ़ा कि चंबल नदी बेसिन है उसका विस्तार 5 ही जिलों में है, जबकि चंबल बहती 6 जिलों से है।
चंबल नदी चित्तौड़ जिले में पर्वतीय भागों से बहने के कारण बेसिन नहीं बनाती, तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर राजसमंद जिले में भी है ना, बनास नदी का प्रवाह पर्वतीय क्षेत्र से और पर्वतीय प्रवाह के दौरान यहाँ भी चंबल नदी, ये जो आपकी बनास नदी है, वो बेसिन का निर्माण नहीं करती। इसका मतलब यह अपने प्रवाह वाले 5 जिलों में मैदान बनाती है। पहला चित्तौड़, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा अजमेर, चौथा टोंक और 5वां जिला है दोस्तों सवाईमाधोपुर। लेकिन यहाँ पर अपन ने चर्चा की थी कि भले ही करौली के अंदर से नहीं बहती, लेकिन करौली की सीमा के निकट से बहती है, इसलिए इसके बाढ़ के पानी का विस्तार करौली तक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये करौली में भी बेसिन का निर्माण करती है। तो याद रखना दोस्तों, बनास बेसिन का विस्तार है वो 6 जिलों में है, और वो 6 जिले हैं कौन से? चित्तौड़, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा अजमेर, चौथा टोंक, 5वां सवाईमाधोपुर और 6वां जिला है दोस्तों करौली। अब बात करें कि इस बनास बेसिन की मुख्य विशेषता क्या है, यहाँ किस मिट्टी का जमाव है। सबसे पहले अपन बनास बेसिन में जिस मिट्टी का विस्तार है उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों बनास नदी बेसिन है, उसमें भूरी कच्छारी मिट्टी का जमाव है। और यहाँ पर कई बार इस प्रश्न को अलग तरीके से पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में भूरी कच्छारी मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस नदी बेसिन में है, या सर्वाधिक जमाव कौन से नदी के प्रवाह क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों भूरी कच्छारी मिट्टी का सबसे ज़्यादा जमाव बनास नदी बेसिन में है। और इस भूरी कच्छारी मिट्टी की विशेषता क्या है? इसकी जल संग्रहण क्षमता अधिक होती है, जल को संग्रहित रखने की क्षमता अधिक होती है, अर्थात यह मिट्टी उपजाऊ होती है। और दोस्तों उस उपजाऊता के कारण ही जो चंबल नदी या आपकी जो बनास नदी है, इस बनास नदी के द्वारा जो मैदान बनता है, इस मैदान को प्राचीन काल में खेराड़ कहा गया है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि बनास बेसिन को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। तो दोस्तों प्राचीन काल में इसे खेराड़ कहा जाता था। अब खेराड़ क्यों कहा गया है, खेराड़ का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों जो खेराड़ है ना, उसका मतलब होता है वह उपजाऊ भूमि, वह उपजाऊ भूमि जो हल जोतने योग्य हो, अर्थात जो जुताई करने योग्य हो, उस उपजाऊ भूमि को ही दोस्तों खेराड़ कहा जाता है। अर्थात इस भूभाग के उपजाऊपन के कारण ही इसे खेराड़ कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब इस खेराड़ क्षेत्र का या यूं कहें बनास बेसिन का जो सबसे विस्तृत भाग है दोस्तों, उसका विस्तार टोंक जिले में मालपुरा से लेकर करौली के बीच है। इधर तो आपका मालपुरा आ जाएगा टोंक का, और इधर आपकी आ गई करौली, और इस मैदानी भाग को मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। इसे कहते हैं आपके मालपुरा करौली का मैदान। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि बनास बेसिन का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है, तो वह दोस्तों मालपुरा करौली का मैदान है। अब यहाँ भीलवाड़ा से लेकर के अपना सवाईमाधोपुर के बीच में स्थित इस मैदान की भाग की बात करें तो भीलवाड़ा और सवाईमाधोपुर के बीच अनेक फटारी भूभाग भी इस बनास नदी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। याद रखना दोस्तों, प्राचीन मरु भाषा में फटारी भूभाग को माल कहा गया है। यही कारण है कि भीलवाड़ा से सवाईमाधोपुर के मध्य स्थित इस भाग को माल खेराड़ कहते हैं। तो माल खेराड़ किस नदी बेसिन को कहा गया है? जवाब होगा बनास नदी बेसिन को, या इसी प्रश्न को दूसरे रूप में पूछ लेते हैं कि भीलवाड़ा से सवाईमाधोपुर के मध्य स्थित बनास नदी बेसिन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है इसे माल खेराड़। अब देखिए ये नदी है, ये कौन से जिले में सर्पिलाकार मार्ग से बहती है? तो दोस्तों यह टोंक जिले को 2 भागों में बांटते हुए सर्पिलाकार मार्ग से बहती है। और याद रखना बनास एक मौसमी नदी है जो वर्षा ऋतु में प्रवाहित होती है, उसके बाद सूख जाती है।
वर्षा ऋतु में प्रवाह के बाद जब इस नदी का पेटा सूखता है तो दोस्तों जो सीधा पेटा होता है वो जल्दी सूखेगा, और यहाँ जो घुमावदार ये जो प्रवाह है, मोड़दार प्रवाह है, यहाँ पानी भरा रह जाएगा। इसलिए अगर बात की जाए, कई बार प्रश्न आता है कि बनास नदी बेसिन के पेट या बनास नदी के पेटे में सर्वाधिक नमी है वो कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों बनास नदी के पेटे में सर्वाधिक नमी टोंक जिले में पाई जाती है। और यही कारण है कि टोंक जिले में इस बनास नदी बेसिन में गर्मियों में यानी जायद की फसल के समय, फसल ऋतु 3 होती हैं दोस्तों, खरीफ, रबी और जायद। जायद जिसकी बुआई मार्च अप्रैल में करते हैं, जून जुलाई में खरीफ की बुआई से पहले उसकी कटाई कर लेते हैं, उस फसल को जायद कहा जाता है। तो अधिक नमी होने के कारण टोंक जिले में यहाँ बनास के पेटे में जायद की खेती की जाती है, और जायद में मुख्यतः यहाँ तरकारी सब्जियों की कृषि होती है दोस्तों। अब यहाँ तरकारी सब्जियों का अभिप्राय भी आप जानें। तरकारी सब्जी उन सब्जियों को कहा गया है जिनमें प्राकृतिक रूप से जल की मात्रा अधिक होती है, जैसे आपका तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, ये तरकारी सब्जियों के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ टोंक जिले के इस पेटे में इन्हीं प्रमुख सब्जियों की कृषि जायद के समय की जाती है। ये बात हो गई दोस्तों अपने बनास नदी बेसिन की। एक बार दोबारा देखें, बनास नदी बेसिन का विस्तार 6 जिलों में है, और वो 6 जिले कौन कौन से हैं? चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, टोंक है, सवाईमाधोपुर है, और दोस्तों छठवां करौली है। करौली से ये बहती नहीं, फिर भी बेसिन बनाती है, और राजसमंद से ये बहती है लेकिन पर्वतीय क्षेत्र से बहती है, इसलिए बेसिन नहीं बनाती। फिर बात करें यहाँ किस मिट्टी का जमाव है, तो दोस्तों बनास नदी बेसिन में भूरी कच्छारी मिट्टी का जमाव है, जिसकी जल संग्रहण क्षमता अधिक होती है, अर्थात ये मिट्टी उपजाऊ होती है, और इसके उपजाऊपन के कारण ही इसे प्राचीन काल में खेराड़ कहा गया है, आपको बताया। और खेराड़ का अभिप्राय क्या होता है ये भी आपको बताया। वह उपजाऊ भूमि जो हल जोतने योग्य हो उसे खेराड़ कहा गया है, और उपजाऊपन के कारण इसे प्राचीन काल में खेराड़ कहा गया है। और भीलवाड़ा से सवाईमाधोपुर के मध्य स्थित बनास बेसिन में इस खेराड़ के साथ साथ बीच बीच में फटारी क्षेत्र स्थित हैं, जिन्हें प्राचीन मरु भाषा में माल कहा गया है। इसलिए इस बनास बेसिन को माल खेराड़ भी कहा जाता है। या माल का मतलब फटार से या समतल भूभाग से है, और खेराड़ का मतलब दोस्तों यहाँ उपजाऊ मैदान से है या उपजाऊ भूभाग से है। इस बेसिन का सबसे विस्तृत भाग की चर्चा भी आपने की कि मालपुरा करौली का जो मैदान है, जो टोंक में मालपुरा से लेकर करौली के मध्य स्थित है, ये इसका सबसे विस्तृत भाग है। फिर बात की कि इस बनास नदी के पेटे में सर्वाधिक नमी कहाँ पाई जाती है, तो जहाँ पर ये सर्पिलाकार मार्ग से बह रही है टोंक जिले में, वहाँ सर्वाधिक नमी पाई जाती है। और टोंक जिले में इस बनास के पेटे में गर्मियों में जायद की फसल के समय तरकारी सब्जियों की खेती की जाती, वो भी बिना सिंचाई के। ये बात हो गई अपनी बनास नदी बेसिन की। अगले वीडियो में दोस्तों अपन बात करेंगे बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन की, और साथ ही पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठार। इसके साथ अपना जैसे ही चारों भौतिक प्रदेश कंप्लीट होंगे उसके बाद अपन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे दोस्तों। आज इतना ही अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।